नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे इंडियन पीनल कोड 1860 के चैप्टर 17 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 17 ऑफेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 378 से स्टार्ट है। सेक्शन 378 चोरी के विषय में बात करता है। सेक्शन 378 में चोरी की डेफिनेशन को बताया गया है कि चोरी क्या होती है, और इसको समझाने के लिए इसमें 5 एक्सप्रेशन जोड़े गए हैं और 16 इलस्ट्रेशन जोड़े गए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि चोरी क्या होती है। और इसके अलावा 379 में चोरी के लिए दंड की बात कही गई है। यहाँ पर दंड ये बताया गया है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर बहुत हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। तो आइए थेफ्ट को समझने का प्रयास करें। Who were intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent move their property in order such taking is said to commit theft। तो इसमें चोरी के क्या क्या इंग्रेडिएंट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एक तो इंटेंशन हो गया। इंटेंशन कैसा कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा किस चीज़ का, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेने का। किस तरह से ले रहे हैं, आउट ऑफ द पोजीशन, यानी कि उस व्यक्ति के, जो सामने वाले व्यक्ति के पोजीशन से अलग कर रहे हैं। एनी पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट भी आपको नहीं ली है आपने, क्योंकि कंसेंट अगर लेंगे तो कंसेंटेड एक्ट हो जाएगा, तो वो चोरी भी नहीं होगा। मूव द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग सेट टू कमिट, और जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से अलग करते हैं बेगर किसी सहमति से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो ये चोरी मान ली जाएगी। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वो चोरी करता है, ये कहा जाता है। मैं आशा रखता हूँ कि चोरी की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इसको पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कंसेंट के बिना, जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति को ऐसे हटाता है, तो वह चोरी करता है, ये कहा जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन 1 पर चलते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है, थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू द आर्ट not moving movable property is not the subject of theft, but is become capable of being the subject of theft as soon as it's severed from the earth। जब तक कोई वस्तु भूमि से जुड़ी रहती है, वो जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती है, किंतु जो ही उसे भूमि से अलग किया जाता है वो चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। ऐसा एक्सप्रेशन 1 में बताया गया है। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई पेड़ को आपको चुराना है तो पेड़ जो होगा वो चल संपत्ति का विषय नहीं है, इसलिए चोरी नहीं हो सकती इसको। लेकिन जैसे ही आपने पेड़ को काटा, एट द वेरी मोमेंट जैसे ही आप पेड़ जो है कटकर अलग हुआ, तो वो चल संपत्ति यानी बन जाती है और वो चोरी का विषय हो सकती है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है, मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सेवरेंस में बी थेफ्ट, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकता है। यानी जैसे ही आपने पेड़ कटकर अलग हुआ और उसको आपने वहाँ से हटाने का प्रयास किया, तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही उसका पृथक्करण हुआ, आपने उसको हटाया, वो चोरी हो गई। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है, पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज एक्चुअली मूविंग। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हटाना कार्य करता है, ये कहा जाता है कि जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए है, तब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर कोई कार जो है ढाल पर खड़ी हुई है और उस ढाल पर वो कार मूव न कर पाए, इसलिए कार के नीचे चारों पहियों में व्यक्ति ने पत्थर लगा दिए और लगा के चला गया। आपने कार को चोरी करने के आशय से उस गाड़ी के पत्थर को हटा दिए जो गाड़ी के पहिए के नीचे लगे हुए थे, तो गाड़ी क्या होगी, ढाल पे नीचे ढनक करके वो पीछे की तरफ अपनी जगह को बदल लिया।
वहाँ से अपनी गाड़ी को चोरी कर ली। तो जैसे ही वो गाड़ी जो है कि जो रोकने की जो बाधा लगी थी, उस बाधा को आपने हटाया तो ये मान ले जाएगा, और जैसे ही गाड़ी ने मूव किया तो ये मान ले जाएगा कि वो चोरी हो गई। ऐसा एक्सप्लेनेशन 3 इसका कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 4 ये बात कहता है, एक पर्सन हु बाई एनी मीन्स कॉजेज एनी एनिमल टू मूव हिज सेट टू मूव दैट एनिमल टू मूव and to move everything which is consequence of the motion so caused is moved by the animal। कोई व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाना कार्य करता है और उस जीव जंतु को हटाता है, ये कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वो ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है और इस प्रकार उत्पन्न की गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई गई जाती है। मान लीजिए किसी बैलगाड़ी में लगे हुए बैल को आप चोरी करने का प्रयास करते हैं, और आप चोरी करते हैं बैलगाड़ी के लिए लगे हुए बैल को, और बैल के गले में एक घंटी पड़ी हुई थी, जिसकी बैल की जो घंटी की चेन थी वो सोने की थी। तो जैसे ही आपने उस बैल को हटाया और हाँक कर उसको ले गए, तो वो बैल तो चोरी हुआ ही हुआ, साथ साथ उसके गले में जो पड़ी हुई सोने की चेन थी वो भी चोरी हुई मान ली गई। यही चीज़ एक्सप्रेशन 4 में बताई गई है। ए पर्सन हु बाई एनी मीन्स कॉजेज एनिमल टू मूव इज सेट टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। अब इसको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई बैग चोरी करते हैं, किसी के चमड़े के बैग आप लेके भाग गए, तो चमड़े का बैग तो आपने चुराया, लेकिन चमड़े के बैग में अंदर 2 अंगूठियाँ थी, 2 मोबाइल थे, एक लैपटॉप था, तो वो भी चोरी के विषय होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको देखा था, पहले से आप जानते थे उसके अंदर क्या है। तो उस हटाने के कॉन्सिक्वेंस में जो जो चीज़ें साथ में आई वो सब चीज़ें चोरी का विषय हो जाएंगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन 4 बताता है। अब एक्सप्लेनेशन 5 पे चलते हैं। द कंसर्न मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो कंसर्न की बात कही गई है कि सामने वाले की कंसर्न नहीं होनी चाहिए, वो कंसर्न एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाई भी हो सकती है, and may be given by the person in possession or by any person having for the purpose authority, either express is implied। यानी कि मान लीजिए आप किसी के मकान में गए, किसी के घर में गए, और आप वहाँ से जो है एक किताब उठा लाए और आपने उससे कंसर्न नहीं ली। आपने कहा कि नहीं, मैं तो अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ और मैं ऐसी किताब ले आता हूँ, और वो कभी कुछ हमसे कहते नहीं कि हमारी उनकी दोस्ती आ रही है। तो क्या होगी, ये एक इम्प्लाइड कंसेंट थी। तो ऐसी स्थिति में अगर इम्प्लाइड कंसेंट है तो दिस इज ए पार्ट ऑफ कंसेंट, तो चोरी नहीं हो सकती। और अगर एक्सप्रेस कंसेंट है तब तो चोरी हो ही नहीं सकती। यही चीज़ एक्सप्रेशन 5 में बताई गई है। अब इसकी जो 16 इलस्ट्रेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। एक कट डाउन ए ट्री ऑन ए जट्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of the jet possession without just consent. Here, as soon as he severed the tree in order to such taking, he has committed theft। क्या कर रहा है यहाँ पर, या कि सम्मति के बिना या के कब्जे से एक वृक्ष बेईमानी के लेने से आशय से या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट लेता है। यानी एक पेड़ है जो या के सब प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, या कि कंसर्न भी नहीं ली गई है, और बेईमानी से लेने की आशय से उस पेड़ को काट लिया जाता है। और जैसी का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, यानी अलग किया, उसने क्या किया, चोरी की। वही एक्सप्लेनेशन 1 जो है जिसके विषय में बात कर रहा है, उसी को इलस्ट्रेशन ए जो है सपोर्ट कर रहा है। अब बी की बात करें। ए पुट्स ए बेट फॉर ए डॉग इन हिज पॉकेट and thus induces Jet's dog to follow it. Here,
If A intention, B dishonesty, take the dog out of J's position without the J's consent, A has committed theft as well as Z dog has begun to follow A. का अपने जेब में कुत्तों को ललचाने के लिए कोई चीज़ रखता है और इस प्रकार या को अपने कुत्ते या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे से कुत्ते को बेईमानी से ले रहा है तो जो ही कुत्ते ने का के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया, का ने चोरी की। मान लीजिए का जो है या के कुत्ते को चुराना चाहता है। उसने क्या किया, KFC का मंगाया हुआ मीट अपनी जेब में रखा और जैसे ही उसकी खुशबू उस कुत्ते को लगी वो का को फॉलो करते उसके पीछे चलने लगा। आपने उसको उत्प्रेरित कर दिया कि भाई जो है मीट आपको जो है आगे देंगे। तो जैसे ही उसको लालच आपने दिखाया इस कुत्ते को, कुत्ते ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया और जैसे ही कुत्ते ने आपके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया, ये मान लीजिए का ने चोरी की। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आपने उसकी पोजीशन को बदल दिया चोरी करने के आशय से। अब इसके सी इलस्ट्रेशन में चलते हैं। A meets a bullock carrying a box, a treasure. He drives the bullock a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock began to move, A has committed theft of the treasure. क्या कह रहा है, मूल्यवान वस्तु की पेटी को ले जाते हुए एक बैल का को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए खास दिशा में हाँकता है कि ये मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, काल ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैल के साथ साथ वो मूल्यवान वस्तुएं भी चोरी हुई और जैसे ही बैल ने आपके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया, गतिमान कर दिया बैल को, तो ये मान लीजिएगा कि बैल की तो चोरी हुई साथ साथ जो है उसके जो उसमें मूल्यवान वस्तु रखी थी उसकी भी चोरी हो गई। ये एक्सप्लेनेशन 4 को सपोर्ट करता है। अब A being Z's servant, अब D इलस्ट्रेशन है। A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plates without Z's consent. He has committed theft. का जो या का सेवक है जिसने या को अपने प्लेट को देखरेख नेस करने के लिए दी है, या की संपत्ति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। का ने चोरी की। अब यहाँ पर क्या है, का है जो है वो मालिक है, या है वो सेवक है। का ने सेवक के पास जो है एक प्लेट जो देख में नेस करने के लिए दे दी, देख रेख में नेस करके दे दी। यहाँ या के सम्मति के बिना यानी कंसेंट के बिना वो प्लेट लेकर बेईमानी से भाग गया। का ने क्या किया, चोरी की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर या के कब्जे में तो आपने इंटरेस्ट कर दिया था उसको, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसका था, मालिक का था। और ये ऐसा किस लिए है, ऐसा सेक्शन 27 हमें बताता है। तो जब इस एग्जाम्पल को सेक्शन 27 के साथ पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझ में आ जाएगा कि अगर कोई मालिक अपने नौकर या लिपिक को कोई प्रॉपर्टी देता है तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसका माना जाएगा, मालिक का माना जाएगा। तो या के पास संपत्ति होते हुए भी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसका था, मालिक का था। इसलिए जैसे ही वो संपत्ति उसके पोजीशन से लेकर वो भागा तो वो चोरी हो जाएगी। अब इसके अन्य इलस्ट्रेशन के ऊपर मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको थेफ्ट की डेफिनेशन समझ में आएगी हो, उसके एक्सप्रेशन समझ में आए होंगे और जो अब मैंने अभी आपको ए से लेकर के डी तक का जो इसके एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है वो भी समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।